विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन सदन में पास होंगे अनुपूरक बजट और विधेयक। आपदा को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से झटका, निकाय चुनाव पर लगाई रोक, कहा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद होगा चुनाव। चमोली में हो रही लगातार बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा। मार्ग बंद होने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें लगातार कर रही रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से हुआ बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 4 नेपाली मजदूरों की मौत, डीडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए कोर्ट ने 101 दुकानों को जारी किया नोटिस। 23 अगस्त तक दुकानें खाली करने का आदेश के बाद से व्यापारियों में हड़कंप। आपको मोदी की यूक्रेन यात्रा है, ये उम्मीद से है दुनिया और वन अर्थ वन फैमिली का मंत्र मानेंगे पुतिन। बता दें कीव में मोदी, रूस यूक्रेन युद्ध का द एंड हो सकता है क्या? भारत यूक्रेन रक्षा डील, पुतिन को ऐतराज है क्या? ये सवाल भी है और मोदी दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बता दें आपको, भारत यूक्रेन यात्रा पर, पीएम मोदी की यात्रा पर देश दुनिया की नजर बनी हुई है। वन अर्थ वन फैमिली का संदेश दे रहे हैं पीएम मोदी। कीव में मोदी, रूस यूक्रेन के युद्ध पर क्या विराम लग सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्या मोदी का ये दौरा कई मायने में खास हो सकता है? उम्मीद भरी नजर से दुनिया पीएम मोदी को देख रही है। इस दौरे में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास हो सकता है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो उस पर विराम लग सकता है? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमिषा सिन्हा और चलिए अपना उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की, जो आज तीसरा और आखिरी दिन है जिसका। बता दें कि बीते 2 दिनों में सदन में 8 विधेयक पेश हुए हैं, वहीं करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होंगे। बता दें आज सदन में प्रश्नों पर चर्चा भी होगी और बजट और विधेयक पास होंगे। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में आई आपदा से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। धरने पर बैठे विधायकों से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ने बातचीत की है। इस दौरान विधायकों से क्या कुछ बात हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और उससे पहले ही विपक्ष एक तरीके से आक्रामक है। सरकार को घेरने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है और बाहर अब से पहले कुछ देर पहले धरने पर जो है वो तमाम विपक्ष के जो है वो विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं और आपदा के लिए विशेष सत्र के भी एक दिन के लिए आहूत करने की मांग जो है वो विपक्ष लगातार कर रहा है। कुछ विधायक हैं मेरे साथ में, उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि गर्मा गर्मी का यहाँ पर माहौल जो है वो लगातार बनता जा रहा है। काजी निजामुद्दीन जी, क्या कुछ कहेंगे? आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, सरकार को घेरने की आप तैयारी कर रहे हैं?
तो बिल्कुल देखिए, कल की तरह आज भी काजी निजामुद्दीन जो है वो सुदर्शन न्यूज के सवालों से जो है वो लगातार बचते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा था काजी निजामुद्दीन से जब बात करने की कोशिश करी थी तो वो सुदर्शन न्यूज की माइक आईडी देखकर लगातार भागते हुए नजर आए थे। कुछ और भी यहाँ पे विपक्ष के जो है वो विधायक यहाँ पर मौजूद है। ममता राकेश जी मौजूद है। मैडम, आज सरकार को आप घेरने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से ही आप सत्र शुरू होने से पहले ही धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में केदारनाथ में और अन्य जगह पर टिहरी में भयंकर आपदा आई हुई है, जिससे जनमानस काफी परेशान है और सरकार की तरफ से उन्हें कोई आपदा में राहत जो मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर प्लेन में भी देखें तो हरिद्वार में भी जहाँ अत्यधिक बारिश हुई है और यहाँ तक कि पिछले वर्ष जो अत्यधिक वर्षा के कारण हमारे पुल पुलिया टूट गए थे और सड़कें ध्वस्त हो गई थी और आपदा के कारण हमारे कहीं बाढ़ सुरक्षा दीवार बननी थी, तो सारे कार्य अधूरे पड़े हैं, अभी उन पर काम नहीं हुआ। और एक आपदा होती है जो ईश्वर देता है और दूसरी आपदा होती है मानव जनित। जिस तरह से हमारे तालाब जो काफ़ी वर्षों से, मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे तालाब है जिनका 10 साल से 20 साल से सफाई नहीं हुई है, जिनकी वजह से जल निकासी की समस्या है और लोगों में झगड़े भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आरटी के तहत हमारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो केवल कक्षा 8 तक ही है, तो उसमें मैं संकल्प लेकर के आई हूँ कि कक्षा 12 तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसी तरह से भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी विभागों में सभी जगह भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। सरकार आंख मूंदे बैठी है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो भ्रष्टाचार को भी आज हम प्रमुख मुद्दा बना करके नियम 58 में लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष के विधायक हैं, सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो लगातार कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भी मेरे साथ यहाँ पर यशपाल आर्य जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि साथ ही तमाम विपक्ष के यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, तो सरकार को घेरने की आज जो है वो तैयारी पूरे दिन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ में कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, गैरसैंण, भराड़ीसैंण। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपदा पीड़ों को विस्तार किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार। तो चलिए इसी के साथ खबरों पे आगे बढ़ते हैं और बता दें कि इस साल विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन के लिए गैरसैंण में चलाया गया। हालांकि विपक्ष का हमेशा से ही ये आरोप रहा है कि सरकार की मंशा जवाब देने की नहीं है, इसलिए सत्र की अवधि को कम रखा जाता है। मंगलोर से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी इस मुद्दे को कल सदन में उठाया। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सत्र की अवधि सबसे कम होती है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र की अवधि सरकार तय करती है, वहीं जितना व्यापार आता है उनकी ही अवधि रखी जाती है। इसके साथ ही सत्र को जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि सत्र को बेमतलब चलाया जाए। बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से सही तरीके से अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या दिन तय। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में विपक्ष जहां एक तरफ तमाम मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है और कानून व्यवस्था सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अपना मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस का कोई भी विधायक रुद्रपुर से दुष्कर्मी मौलाना के खिलाफ नहीं बोला है। बता दें, रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। रुद्रपुर में मौलाना ने जबरन बच्चियों को पोर्न फिल्म दिखाकर उनका दुष्कर्म किया है।
उत्तराखंड में व्यापार जिहाद भी लगातार बढ़ रहा है। नाम बदलकर व्यापार करने का तरीका मुसलमानों ने अपनाया है। इसको रोकने के लिए विधानसभा सदन में ये मुद्दा उठाऊंगा और इस पर सरकार से कानून बनाने की मांग भी करूंगा। वहीं कई मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने विधायक शिव अरोड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिव अरोड़ा जी हैं, रुद्रपुर से विधायक। अरोड़ा जी, हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस जो है अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के चक्कर में जो है कभी भी उनका अपराध में नाम नहीं लेती। रुद्रपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मौलवी 10 बच्चों के साथ रेप करता है, कुकर्म करता है, उनका नाम सदन में नहीं लेती है। सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करती है कांग्रेस? देखिए, कल जब लॉ एंड ऑर्डर पे कांग्रेस के द्वारा विधानसभा में मुद्दे उठाए गए तो मैं देख रहा था छोटे से छोटे लेके हर मुद्दे को कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष सब लोग उठा रहे थे और वो इस तरीके से कह रहे थे कि जैसे बहुत बड़े अपराध बढ़ गए। चाहे कोई स्मैक का मामला था, कोई चैन स्नैचिंग का मामला था, कोई लूट का था, ऐसे सारे विषय उन सब ने उठाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस कितना अधिक ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे सकती है। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक मौलवी मदरसे का, और वहाँ पर वो 10 जो कहते हैं नाबालिग बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, उन्हें पहले पॉर्न फिल्म दिखाता है। पॉर्न फिल्म दिखाने के बाद उनका यौन शोषण करता है। उसके परिवार में शिकायत आती है। बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं दिल को दहला देने वाला और एक अमानवीय घटनाक्रम उस मौलवी के द्वारा उधमसिंह नगर में किया जाता है। 17 तारीख को रिपोर्ट आती है, 18 तारीख को पुलिस उसे पॉस्को और 64(2) में जो है जेल भेज देती है और इतना बड़ा घटनाक्रम होता है। इस पे उस मौलवी का नाम लेने में, उस अपराध का नाम लेने में कांग्रेसी के सब नेताओं की जुबान चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो मौलवी है, वो मदरसा चलाता है, वो किसी बच्ची का भी यौन उत्पीड़न कर लेगा तो इनके लिए अपराधी नहीं है, इन्हें वोट बैंक चाहिए। इससे पता चलता है कि ऐसे अपराधी मौलवियों को किस तरीके से कांग्रेस संरक्षण दे रही है। और इसी संरक्षण के कारण से जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा, जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। जनसंख्या असंतुलन में बहुत बड़ा कारण ये कांग्रेस का। कल हमने उदाहरण देखा सदन में, मैंने कहा भाई आप इतने विधायक, लगभग 15 विधायक बोल रहे हो, इतने सारे अपराधों को गिना रहे हो और इतना बड़ा अपराध उसके बारे में बोलने में आपकी जबान कट जा रही है, आपको सिल जा रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भी अपराध हो सकता है। तो ये बताता है कि इनकी तुष्टीकरण की नीति खाली मुस्लिम वोट बैंक की नीति। और इस तरीके से ये, अगर वो मुसलमान है, मौलवी है, तो उसके खिलाफ ये नहीं बोल सकते, उसे अपराधी नहीं कह सकते। तो ये जो संरक्षण दे रहे हैं, निश्चित रूप से कल ये एक्सपोज हुए कि किस तरीके से देवभूमि में ये इस तरीके के आपराधिक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। क्या आप सदन में मांग उठाएंगे व्यापार जिहाद पर रोक लगे, कानून बने, कोई भी अपना नाम बदलकर उत्तराखंड में व्यापार ना कर पाए? निश्चित रूप से इस पर कानून बनना चाहिए और इस विषय को हम पूरी तरीके से हर पटल पर, हर सदन में रखेंगे कि ये जो है विषय बड़ी गंभीरता के साथ होगा। और पारदर्शिता पर किसी को क्या आपत्ति? पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर गंभीरता से काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने कहा है कि व्यापार जिहाद के मुद्दे को लेकर सदन में ये मुद्दा उठाएंगे और उस पर कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, गैरसैंण। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा देहरादून में किए गए ईडी कार्यालय के घेराव पर प्रतिक्रिया दी है। ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की दोहरी मानसिकता सामने आ रही है। उनका आरोप है कि जब ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करती है तो कांग्रेस नेताओं को इससे परेशानी होती है और वे इसका विरोध करते हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जब ईडी और सीबीआई को किसी मुद्दे पर जांच की जरूरत नहीं होती तब कांग्रेस नेता इन एजेंसियों से जांच की मांग करते हैं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस का ये विरोधाभास केवल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है तो इनको दिक्कत होती है और वैसे इनको सीबीआई जांच चाहिए। जिन मुद्दों पे जांच की जरूरत नहीं है ये सीबीआई और ईडी की जांच करते हैं। तो ये कांग्रेस का दोगलापन है और जनता सब जानती है।
और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल आप 2014 के रिजल्ट में देख चुके हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 24 हो। 5-0 के स्कोर पे जो है कांग्रेस 0 पे रही है और हमेशा 0 पे ही रहेगी। वहीं बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अक्टूबर माह में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषित की गई तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। यहां राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि बिना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले चुनाव होना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ नगर निकायों में सरकार की ओर से क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही उन निकायों का सर्वे कराकर चुनावी तैयारियां कर ली जाएंगी। बताते चले कि यहां अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि सभी 99 नगर निकायों में परमिशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और 92 नगर निकायों में परमिशन का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में अक्टूबर की 25 तारीख तक चुनाव कराए जाने वाले बयान पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक चुनाव होना असंभव है। कहना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 99 निकायों के सापेक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य जो है और प्रकाशन इसका पूर्व में कर लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ नए निगम बनाए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ निकाय जो हैं उसको अपग्रेड किया गया है, कुछ निकायों में सीमा विस्तार किया गया है, कुछ निकायों में कुछ एरिया जो है पृथक किए गए हैं। तो चेंजेस आए हैं और इनकी अंतिम परिसीमन की जो अधिसूचनाएं हैं वो आयोग में प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी है। जो एक एक्चुअल स्थिति ये है कि परिसीमन के लिए परिसीमन उपरांत जो है पुनरीक्षण का कार्यक्रम हमें चलाना होता है आयोग स्तर से, और ये कार्यक्रम जो है माननीय आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के हस्ताक्षरों से ही जारी होता है और एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे पंचायत और नगरपालिका एक्ट में भी इसका प्रावधान है कि ये इसमें संपूर्ण शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होती हैं। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर के डॉक्टरों ने आज कार्य बहिष्कार करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला, जो गदरपुर के सरकारी अस्पताल से थाना परिसर पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर में 24 घंटे का ओपीडी बहिष्कार रहेगा, सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ये बंद 24 घंटे के लिए किया गया है। इमरजेंसी और महिला प्रसव की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं महिला डॉक्टर अंजू गिरी ने बताया कि डॉक्टरों को वैसे तो लोग भगवान का दर्जा देते हैं और डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक जघन्य अपराध हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ और आप लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गदरपुर में हर तरह का स्टाफ आपके साथ है, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सरकार से। आज़ादी का 78वां दिवस हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये 78 वर्षों में हम तक एक महिला कानून, एक प्रोटेक्शन कानून, एक मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं ला सके। हम कैसे हम सुरक्षा की भावना से अपनी ड्यूटी स्थल पे जाएंगे? महिलाएं जो रात में अकेली ड्यूटी करती है, एक महिला डॉक्टर रहती है, उनके साथ 2 महिला स्टाफ नर्स रहता है, यदा कदा हम भी रहते हैं, तो उनमें एक भावना सुरक्षा की रहती है। कब क्या दुर्घटना हो जाए। अब ये कलकत्ता का मामला ही ले लिए, इसमें उस बहन की क्या गलती थी? वो तो अपना 36 घंटे का ड्यूटी कर रही थी और उसके साथ ये बहसीपना और इससे नृशंस हत्या हमने आज़ादी के बाद किसी डॉक्टर के साथ या किसी भी महिला के साथ तो ऐसा जघन्य अपराध हमने नहीं देखा है। तो इसकी नज़ीर बनाते हुए सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं, ये आह्वान करते हैं अपने संघ के द्वारा
कि वो ऐसी शक्ति प्रदर्शन करें कि इन्हें मजबूर होना पड़े कि एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो। इसे करने के पहले वो 1000 बार सोचें। डॉक्टर साहब, जदलपुर की बात करें तो हर तरह का स्टाफ आपके साथ है, विरोध प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला है मुख्य बाजार में। क्या कहना चाहेंगे कोलकाता की घटना के विरोध में? कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही अपराधजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। वो एक डॉक्टर होने से पहले एक महिला है जो कि अपनी ड्यूटी में, जो अपनी रात की ड्यूटी होती है उसमें थी। अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाएंगी तो आप सब लोग बताएं कि वो कैसे काम करेंगी। हम जितने भी स्वास्थ्यकर्मी, मेरे साथ की जो नर्सिस हैं, आशाएं बहनें हैं, सभी जितने भी स्टाफ है हमारे हॉस्पिटल में, सब रात को ड्यूटी करते हैं। आप ही बताइए, अगर उनके साथ उनके कार्यस्थल पे ही ऐसी घटना होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? राज्य और केंद्र सरकार से मांग किया। हमारी यही मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको जल्द से जल्द सज़ा जाए और ऐसी सज़ा दिलाई जाए कि आने वाले जो लोग हैं वो इस बात को याद रखें और ये ऐसे कांड करने से पहले लोग सोचें, उनके मन में डर पैदा हो। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है। हाल ही में आई बारिश के चलते एक नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खासकर नंदप्रयाग मलबे की चपेट में आ गया और मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इस मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत भी हो गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें देर रात तक रेस्क्यू अभियान चला रही थी। बचाव दल को बारिश और मलबे के कारण काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। बाजपुर में भी मलबे के कारण रास्ता बंद हो गया, जिससे यातायात पर बुरा असर पड़ा है। स्थानीय लोग और तीर्थ यात्री दोनों ही इस स्थिति से परेशान हैं और यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग की मशीनें सड़क को खोलने के लिए तेजी से काम कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया जाएगा। इस बीच अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित रहने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और भारी बारिश से रुद्रप्रयाग के फाटा में हादसा हो गया है। बता दें कि गदेरे में आए मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी लोग नेपाल के थे। शवों को डीडीआरएफ की टीम रुद्रप्रयाग लेकर गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे ज्यादा बारिश के कारण फाटा हेलीपैड के पास खाट गदेरे के पास 4 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य किया। वहां 4 लोग मलबे में दबे दिखे, जिन्हें तुरंत वहां से रेस्क्यू किया गया। लेकिन तब तक बता दें तब तक 4 मजदूरों की जान जा चुकी थी। वहीं खबर उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के प्रतापपुर से आ रही है, जहां के बीते गुरुवार की सुबह ब्राइट एकेडमी प्रतापपुर स्कूल की बस की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मासूम की बड़ी बहन ब्राइट एकेडमी में पढ़ने के लिए जाती थी और मासूम बड़ी बहन के साथ स्कूल जाते समय सड़क किनारे खड़ा था और ड्राइवर की लापरवाही के कारण मासूम बस के अगले पहिए के नीचे आ गया और उस वक्त बस में कोई कंडक्टर भी मौजूद नहीं था। ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं। स्कूल की बसों में बच्चों को चढ़ाने और उतारने के लिए एक सहायक का होना अनिवार्य है, लेकिन ब्राइट एकेडमी के द्वारा सरकार की सारी नियमों को ताक पर रखते हुए बस चलाई जा रही है।
तो चलिए अब खबर मसूरी से आ रही है, जहां मसूरी में मजदूर संघ शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित न किए जाने को लेकर 24 अगस्त को मसूरी के शहीद स्थल पर एक दिन का उपवास करेगा। बता दें, मसूरी मजदूर संघ ने मसूरी एसडीएम को मसूरी के नायब तहसीलदार कमल राठौर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि संजय टमटा महामंत्री मजदूर संघ ने बताया कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार पिछले 4 सालों से बिना घर के रह रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को शिफन कोर्ट को उजड़े हुए पूरे 4 साल हो जाएंगे और प्रशासन ने कोरोना महामारी में मसूरी पुरुकुल रोपवे परियोजना के तहत शिफन कोर्ट में रह रहे 84 परिवारों को उजाड़कर बेघर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर साल 24 अगस्त को सभी शिफन कोर्ट के निवासी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और सीएम धामी ने आईडीएच बिल्डिंग के पास शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिए आवास बनाए जाने को लेकर शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आवास बनाए जाने को लेकर एक भी पत्थर नहीं लगाए गए। भाई आप लोग भी जाओ तो आगे थोड़ा। हमारा जो है 24 तारीख को 24 अगस्त को यहाँ पे जो है शोक दिवस है और एक दिन का उपवास है। हमारी जो है 3 सूत्रीय मांग है। पहली मांग जो हमारी है, रिक्शा जो हमारे साइकिल रिक्शा है उनको जो है ई रिक्शा में जो बैटरी वाला, तो हमारे जो बेकरी हिल कार पार्किंग है जो कि पहले से आज से नहीं ब्रिटिश काल से, उसके बाद जब हमारे रिक्शा चलते थे तो हमको जो पार्किंग जो है रिक्शा उन्मूलन के तहत मिली थी, जो कि हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत जो मजदूर आते हैं उन्हीं को वो पार्किंग मिलनी थी। आज वो पार्किंग जो है किसी गैर आदमी को दी गई अपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जो तीसरी मांग हमारी है वो है शिफन कोर्ट। आज शिफन कोर्ट को टूटे हुए पूरे जो है 5 साल वर्ष होने वाले हैं, पर अभी तक सरकार ने उस पर जो है एक भी कार्रवाई ढंग से नहीं की है। वहाँ पे उन्होंने शिलान्यास भी किया, शिलान्यास भी ऐसे कि वैसे ही रहे, जो वहाँ पे कार्य के नाम पे जो है अभी तक एक भी ईंट नहीं पड़ी है। मजदूरों के आज भी जो है बुरे हाल हैं। पर लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन शासन आपको कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दे के चुप करा लेता। अब आगे की रणनीति को जो हमारा उपवास है, अगर उस दिन हमारी जो मांगे पे अगर गौर नहीं की जाती है तो 28 तारीख से हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना रहेगा शहीद स्थल पर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम उठने। खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां के संयुक्त उप जिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं की है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बेस अस्पताल श्रीनगर में पहले से ही 4 जिलों के मरीजों का बोझ है, इसलिए अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश के दौरे लगाने पड़ रहे हैं। तो बता दें आपको कि यहां पर संयुक्त उप जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि गर्भवती महिलाएं तो ओपीडी में आ रही हैं और सामान्य डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को दूसरी जगह इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, तो महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।